गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में दो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एक स्टैटिक्स सिंगुलर सेंस में क्या होती है और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं और उसको इकोनॉमिकल यूज क्या है। तो ये लास्ट लेक्चर है और इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा भी लेक्चर हो सकता है और इसमें हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब इकोनॉमिक्स को सिंगुलर सेंस में हम लोग इसको देखते हैं तो आपको खुद ही दिखाई दे रहा होगा इसके स्क्रीन में कि सिंगुलर सेंस का मतलब क्या है। इट रेफर टू टेक्निक और मेथड टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। इसको दूसरे सेंस में हम कहें, इट मे बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जो भी न्यूमेरिकल डाटा इनका प्रेजेंटेशन करना, कलेक्शन करना और इनको इंटरप्रेट करना, इसी को ही हम लोग सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिक्स बोलते हैं। तो इसमें आपको जो स्टेजेस दिखाई दे रहे हैं, बड़ा यानी कि मेन चीज आपको इसमें जानने की जरूरत है कि कलेक्शन ऑफ डाटा एक कॉन्सेप्ट है। ये अपने आप में इस बुक का एक चैप्टर भी है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा भी इस बुक का एक चैप्टर है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी इसका एक चैप्टर है। एनालाइज करना मतलब मीन, मीडियन, मोड को, ये भी चैप्टर है। और लास्ट जो है इंटरप्रिटेशन, जिसमें कोरिलेशन है, इंडेक्स नंबर है, ये भी इसके चैप्टर्स हैं। तो कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या है? डाटा को सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करना, ऐसे कलेक्शन उसका करना कि वो हम तुरंत ही उसका ऑर्गेनाइजेशन कर सकें, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको हम ग्राफिकल प्रेजेंट भी कर सकें। तो ये डाटा कलेक्शन का एक मेथड होता है जिसमें हमारे पास पहले प्री प्लान होना चाहिए और सिस्टमैटिक उसको इंटरप्रेट करना भी हमें आना चाहिए। तो ये सिंगुलर सेंस है। सिंगुलर सेंस में और कुछ नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं सब के कॉन्सेप्ट को मिलाकर ही हम लोग इसको सिंगुलर सेंस में इकोनॉमिक्स में लेते हैं। अब हम इसके देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है तो स्टैट का उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्टैट का इकोनॉमिक्स में किस तरह से रोल है, कैसे इकोनॉमिक्स उसमें वर्क करती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके फीचर्स। तो पहला फीचर्स है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो इसमें देख रहे हैं, स्टैटिकल डाटा एक्सप्रेस्ड ओनली बाय द क्वांटिटेटिव मेथड। तो क्वांटिटेटिव मेथड से ही डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। बार बार हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेते हैं, जैसे हमने अनएम्प्लॉयमेंट को ले लिया, तो पहला टास्क इकोनॉमिक्स का यही होता है कि वो स्टैटिस्टिक्स के मैग्नीट्यूड को इसको समझे और जब उसको फिर उसके बाद उसका एक्सप्रेशन करे। जैसे एक सिंपल है कि उसने डाटा कलेक्ट कर लिया, 20% ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड। 20% कैसे अनएम्प्लॉयड पीपुल्स हैं, तो उसके लिए रीजंस क्या हैं, उसके लिए कॉजेस क्या हैं, उसको किस तरह से हम रिमेडी दे सकते हैं, ये सारी चीजें जानना ही, उसका एक्सप्रेशन करना, उसको एनालाइज करना ही इसका काम है। ऐसे इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस। तो इकोनॉमिक्स डू नॉट स्टॉप मेयरली एट द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स ने क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन कर दिया, डाटा कलेक्ट कर दिया, उसको एनालाइज कर दिया, वहीं उनका काम खत्म हो गया। दे वुड फर्दर ट्राई टू एक्सप्रेस इट थ्रू इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अलग अलग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का इंटरसेक्टोरल और उसका कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहला कंपैरिजन क्या होता है? फ्रॉम इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन मींस अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स अक्रॉस रूरल एंड अर्बन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इंटरसेक्टोरल का मेन मतलब तो रूरल और अर्बन सेक्टर में, कि रूरल किस तरह से अर्बन को अफेक्ट करते हैं, अर्बन कैसे रूरल एरिया को अफेक्ट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अलग सेक्टर भी होते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इनके भी आपस के रिलेशनशिप को इनको जानना इकोनॉमिस्ट का मेन रोल होता है। तभी वो जान पाते हैं कि जो सेकेंडरी डाटा है वो प्राइमरी के साथ कैसे इंटर रिलेट करते हैं और जो सेकेंडरी के डाटा है वो टर्शियरी के साथ में यानी सर्विस सेक्टर के साथ कैसे इंटर रिलेट करते हैं। एक की ग्रोथ दूसरे के साथ कैसे जुड़ती है और दूसरे की ग्रोथ फर्स्ट के साथ किस तरह से इंपैक्ट करती है। ऐसे इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस होता है जिसमें अंडरस्टैंडिंग टू चेंज इन द मैग्नीट्यूड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर टाइम, कि एक समय से दूसरे समय, एक पीरियड ऑफ टाइम में
कैसे एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम के साथ मैग्नीट्यूड होती है, कैसे एक प्रॉब्लम दूसरे का प्रॉब्लम को हैम्पर करती है, कैसे इनका रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, इसको भी जानना इकोनॉमिस्ट का मेन वर्क होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि थर्ड क्या होता है, वर्किंग आउट कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। इकोनॉमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट ऑफ डाटा। एक डाटा का दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, एक डाटा अगर मान लीजिए इनकम इंक्रीज हो रही तो उसके क्या कॉजेस हो सकते हैं, उसके क्या रिमेडीज हो सकती हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही तो उसके कॉजेज, उसके इम्पैक्ट, उसके इफेक्ट, उसके रेमेडीज क्या हो सकती हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ जो हमारी है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो रहा तो उसके कॉजेज इफेक्ट क्या होंगे। दिस इनेबल देम द अटेम्प्ट एंड इफेक्टिव डायग्नोस ऑफ द प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंग टू सजेस्ट सम इफेक्टिव रेमेडीज। इसका मेन ये भी होता है कैसे इसकी रेमेडी बताए, किस तरह से प्रॉब्लम को ओवर आउट करें। तो फिर इसके बाद फोर्थ वन क्या होता है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल। जो डाटा हमारे पास कलेक्ट आते हैं उन्हीं डाटा को इंटरप्रेट करके हम ये जानते हैं कि इकोनॉमिक थ्योरीज का कैसे प्रॉब्लम किया जाए, इकोनॉमिक्स मॉडल का कैसे। आप देखेंगे कि 1929 के पहले जो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट था, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज थी वो डिफरेंट थी। 29 के बाद जो ग्रेट डिप्रेशन आया अमेरिका में उसके बाद ये कॉन्सेप्ट बदल गया, कीन्स ने इसको चेंज करके रख दिया। तो ये टाइम टू टाइम डाटा कलेक्शंस करके हम इसको इंटरप्रेट करते हैं और उससे ही जानते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं और किस तरह आने चाहिए। तो स्टैटिक्स हेल्प टू कंस्ट्रक्ट द थ्योरेटिकल रिलेशनशिप आर मॉडल्स, सर्टेनली इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट स्टैटिकल एक्सपेरिमेंट। फिफ्थ क्या है इसका फीचर्स, फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसीज। हाउ डज द फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड टू इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेशन एज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू। जो टैक्सेशन सबसे मेजर सोर्स है गवर्नमेंट रिवेन्यू का, उसको कैसे इंक्रीज करें, कैसे डिक्रीज करें, कितना इंक्रीज करें, ये सारी चीज़ें यहीं से आती हैं। सर्टेनली बिकॉज स्टैटिकल स्टडीज एंड इन्वेस्टिगेशन, इट इज थ्रू स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन दैट द फाइनेंस मिनिस्टर गेट्स अ फीडबैक ऑन द टैक्स पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल एंड रेवेन्यू नीड टू द गवर्नमेंट। ये जब डाटा सब पढ़ता है तभी वो जान पाता है कि किसको कितनी ज़रूरत है, रिवेन्यू कैसे आएगा, पीपल्स की कितनी कैपेसिटी, गवर्नमेंट को कितनी रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये इससे समझ में आता है। फिर इसके लिमिटेशंस हैं स्टैटिक्स। पहली लिमिटेशंस इसकी क्या है, स्टडी आर न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। स्टैटिक्स स्टडी ओनली सच फैक्ट एज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकली टर्म। It does not study quantitative phenomena like honesty, friendship, wisdom, health, justice। इस तरह के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ता, ये केवल न्यूमेरिकल डाटा की ही बात करता है। तो बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ न्यूमेरिकली प्रेजेंट नहीं किए जा सकते, उनका कोई यहाँ पर रोल ही नहीं रहता। ऐसे इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, इट ऑलवेज स्टडी इन एग्रीगेट्स। तो इसका मास डाटा जो होता है एग्रीगेट फैक्ट वही जनरली इसमें होता है। सिंगल डाटा होता है उसका एनालिसिस में होता ही नहीं, वैल्यू उसमें ऑब्जर्व भी नहीं की जाती। और जो जब एग्रीगेट करते हैं तो सिंगल जो डाटा का इम्पैक्ट होते हैं, जैसे अगर हम 10 रिच पीपल की और 10 पुअरेस्ट पीपल की ले लें तो उनका जो डाटा निकलेगा वो अप ही निकलेगा, लो का कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। जैसे यहाँ इनकम ऑफ फैमिली सेज 10,000 डट नॉट कन्वे स्टैटिकल मीनिंग वाइल एवरेज इनकम ऑफ 100 फैमिली सेज 5,000 इज स्टैटिकल स्टेटमेंट। कि अगर हम इनकम देखें फैमिली की, अगर किसी की 10,000 है, किसी की 2,000 है, एवरेज 5,000 निकल आई तो हम इसको बता ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में लोएस्ट कितनी थी, हाईएस्ट कितनी थी। ऐसा लगेगा 5-6,000 के आसपास, 4 से लेकर 6,000 के आसपास ही सबकी इनकम होगी। तो ये एक सही डाटा हमारे सामने रिप्रेजेंट नहीं होता है। फिर इसी के बेस से हम देखेंगे होमोजेनिटी ऑफ डाटा एज एजेंशियल रिक्वायरमेंट। तो जब कंपेयर डाटा करते हैं एजेंशियल होता है ये कि स्टैटिक्स आर यूनिफॉर्म इन क्वांटिटी में, क्वालिटी में यूनिफॉर्म होना चाहिए। डाटा आप डाइवर्स क्वांटिटीज काइंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड, क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी की अगर पता चला इधर हमने किसी अदर सब्जेक्ट का लिया है, उधर 10th का ले लिया, तो कोई डाटा कंपेरिजन होगा ही नहीं। तो इसमें एक सबसे रखा स्टैटिकल जो मेथड होता है वो डेंजरस टूल होता है इन द हैंड ऑफ एन इन एक्सपर्ट। अगर कोई एक्सपर्ट नहीं उसके हाथ में डाटा बता दिया जाए, जैसे वो हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक, उनको पता था कि जो हमारा
जो सेंट्रल हाईलैंड है वहाँ प्रोडक्शन बहुत होता है, लेकिन वो पुराना डाटा था, न्यू डाटा आया ही नहीं, तो उनको समझ ही नहीं आया और टैक्सेशन उन्होंने इम्पोज कर दिया। उन्होंने पढ़ा था कि कंट्री को मिड से गवर्न करना चाहिए, तो उन्होंने दिल्ली से उठाकर तो गलकाबाद लेकर चले गए, जबकि दिल्ली क्या थी कि हमारी कंट्री में उधर तो सब सिक्योर रीजन था, इधर जो अटैक होते थे ये सब के सब पाकिस्तान अफगानिस्तान एरिया से आते थे, तो यहाँ ज़्यादा बेस्ट था। तो ये कभी कभी डाटा भी गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है। ऐसे स्टैटिक्स कैन बी मिस यूज, ये मिस यूज हो सकती है। मिस यूज ऑफ स्टैटिक्स इज इंडीज इट ग्रेटेस्ट लिमिटेशन। स्टैटिक्स जो होती है आर लाइक क्ले बाई विच यू कैन मेक गॉड आर इविल, इससे गॉड भी बना सकते इविल, क्योंकि ये आपके ऊपर है, आप इसका इंटरप्रेट कैसे करते हो, किस तरह से इसकी मीनिंग निकालते हो। जैसी मीनिंग निकालोगे उसी तरह से स्टैटिक्स का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। अब इसके ये 3 क्वेश्चंस आपको करके लाने हैं, आपके इसमें दिखाई दे रहे होंगे, इनको तीनों क्वेश्चंस आपको करना है। ओके, थैंक यू।